नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। किसान आंदोलन करनाल में अब एक नए फेज़ में दाखिल हो गया है। एक गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है। सरकार कोशिश में है कि किसी भी तरह से किसान आंदोलन को दबा दिया जाए। कभी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए जो भलाई वो कर रहे हैं सो कॉल्ड, उसके एडवर्टीज़मेंट निकाल कर करें या पुलिस की ज़्यादतियाँ बढ़ा करके करें। करनाल में किसान और सरकार के बीच में टकराव इसी बात पर है कि वहाँ एक आईएएस ऑफिसर ने बाकायदा ये बोल दिया था, जो वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कहा था कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं। अब किसान करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देकर के बैठा है। सरकार के और किसानों के बीच में कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आती। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी। वेलकम है सर आपका। आप राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और इस बदलती परिस्थिति में क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं वो खुल कर के बात करते हैं। रविंद्र कुमार जी, आप बताइए कि आप क्या कहते हैं, किसान आंदोलन अब किस तरफ बढ़ रहा है, क्या कुछ है? एक तरह से देखिए कि हम सितंबर के महीने में हैं। हाँ। और सितंबर के महीने में ही तीनों किसान बिल देश की संसद ने पास किए थे। तो एक तरह से किसान बिलों को एक साल हो रहा है और एक तरह से आप देखिए कि किसान बिलों की जो वर्षगांठ है वो वर्षगांठ नहीं बल्कि बरसी के रूप में मनाई जा रही है। पूरे देश में उसको लेकर मातम का माहौल है। किसान नाराज हैं और जनता उससे दुखी है। अब आपने जो कहा कि किसान करनाल में जुटे हुए हैं, तो एक साल में एक बड़ा अरसा होता है किसी भी आंदोलन को उसके मूल्यांकन करने के लिए। तो आप देखिए कि एक साल में किसान आंदोलन जवानी से परवान चढ़ गया है। बच्चा पैदा होता है तो एक साल में वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है। और किसान आंदोलन ने इस देश में जगह बना ली है, अपनी जड़ बना ली है। करनाल में जो किसान इकट्ठे हुए हैं वो उनका जो गुस्सा है वो इस बात पर है कि वो एक बीजेपी के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी एक मीटिंग होनी थी, उसके विरोध में वो करनाल में इकट्ठे हुए थे। और एक एसडीएम ने कहा कि अगर कोई भी इस नाके को तोड़कर आगे बढ़ता है तो उसका सर फोड़ दो। ये वीडियो वायरल भी हुआ और ये सच भी है। किसानों के जानबूझकर पुलिस ने सर फोटे। और जो हम कहते हैं दिल्ली पुलिस एक्ट है या देश में जो पुलिस एक्ट होते हैं हर स्टेट का, उसमें ये प्रावधान होता है कि मॉब को संभालने की ट्रेनिंग जो है पुलिस को दी जाती है कि मॉब को कैसे हैंडल करना है। और एक ऐसी मॉब जिसके पास कोई हथियार ना हो, जो आप पे हमलावर ना हो, जो सिर्फ एक प्रोटेस्ट कर रही हो शांतिपूर्ण, उसको आप जो है ना तो उन पर गोली चला सकते, ना उनको लाठी से उनको मार सकते। और अगर लाठी भी मारेंगे तो आप उनके पाँव में मारेंगे, उनके सर पे नहीं मारेंगे। क्योंकि सर के ऊपर अगर आप किसी भी आदमी को अगर हमला करते हैं तो प्राण घातक हमला होता है और आदमी मर सकता है। और इसमें भी किसान घायल हुए और 2 किसानों की बाद में अस्पताल में मौत भी हो गई। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो ये एक तरह से उसी तरह का दौर है जैसे कि मैं अगर उसकी तुलना करूँ तो जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने 79 हिंदुस्तानियों पर गोलियां चला दी थी और ये उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। और बाद में उसने कहा कि मेरे पास गोलियां ख़त्म हो गई थी, इसलिए जो है हमें गोली चलानी बंद करनी पड़ी। तो ठीक वही मानसिकता आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस की है। इसका मतलब 70 साल का लोकतंत्र जो है अपने जो अफसरों को मानव नहीं बना पाया है, उनको जनता का सेवक नहीं बना पाया है। और वो आज भी सोचते हैं कि हम जनरल डायर की तरह हम कुछ भी तानाशाही का कदम उठा सकते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि अनिल विज का बयान आया है। कल उन्होंने कहा कि अगर किसानों की जांच होगी, एसडीएम की जांच होगी, तो दोनों की जांच करेंगे। तो ये ऐसी ही बात है जैसे किसी लड़की से रेप हो जाए तो आप कहें जी रेप की तो जांच होगी, लड़की जो है फलानी जगह क्यों घूम रही थी रात को, इसकी भी जांच होगी। तो ये जो है एक तरह से आप समझिए कि अनिल विज के अंदर भी वही जो है जो ब्रिटेन हुकूमत है उसके जो दिमाग है, उसकी जो मानसिकता है वो उनके दिमाग में बैठी है। यही मनोहर लाल खट्टर के दिमाग में है, यही दिल्ली में जो मोदी जी बैठे हैं और अमित शाह बैठे हैं उनके दिमाग में, यही मैं कह सकता हूँ जेपी नड्डा के दिमाग में। क्योंकि वो किसानों को जो है अपना दुश्मन समझते हैं। वो किसानों को ये समझते हैं कि ये जो है किसी विरोधी दल के कहने पर जो है हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि ये नहीं समझ रहे कि किसान अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी ज़मीन के हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है।
और इन तीनों लड़ाइयों को अगर आप लड़ रहे हैं तो उसमें आप ये करना कि सरकार उन पर जो है एक पहले तो कहती है जी हम तुमसे बात नहीं करेंगे, 10 दौर की बात हुई, उसके बाद सरकार की तरफ से नील बटा सन्नाटा है, सरकार चुप बैठी हुई है, गुमशुदा है, आपको लगता ही नहीं कि सरकार है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरकार जो है किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगी रहती है, कभी कहेंगे ये खालिस्तानी है, कभी कहेंगे आतंकवादी हैं, कभी कहेंगे अर्बन नक्सली आ गए हैं, कभी कहेंगे देशद्रोही हैं। उसके बाद जो है किसानों से आपको बात करनी है तो उसके लिए इस सरकार के अंदर कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का कोई तरीका नहीं है। भारतीय किसान संघ जरूर बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने भी प्रदर्शन किया हरियाणा में, उसको अनुमति दे दी। जब किसान भारतीय किसान यूनियन के किसान करते हैं या जो किसानों का जो संगठन है ये जब किसी तरह का कोई आंदोलन करता है तो इसको परमिशन नहीं दी जाती। तो इसका मतलब है कि सरकार जो है अपने चुने हुए नुमाइंदों का जो बर्ताव है वो उनको ये होना चाहिए कि वो जनता के सेवक है, जन सेवक लिखता है आदमी अपने। मैं वो उसी बात पे आने वाला था कि आखिर ये सरकार है, सरकार का बुनियादी काम किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों की भलाई होता है जी। तो आखिर ये किस तरफ जा रही है सरकार? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है कि आखिर इससे कोई भी खुश क्यों नहीं है। कोई भी का मतलब मैं उन अनभक्तों की बात नहीं कह रहा जो खाली पेट होने के बाद भी नारे वही लगा रहे हैं। आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा बल्कि छिन रहा है, ऐसा सब कुछ महसूस हो रहा है। ख़ासतौर पे किसान आंदोलन में तो ऐसा हुआ। तो ये फिर क्या है? सरकार नहीं है तो क्या चीज़ है? इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। अभी जो आंकड़ा आया है SMIE का, जो मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की करते हैं, उन्होंने कहा है कि कृषि में 19 लाख लोगों के रोजगार छिन गए हैं। इसका मतलब 19 लाख लोग जो है कृषि करने वाले जो है बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि कृषि में उनको जो है फसल उगाने के लिए न ज़मीन है, ना उनका पैसा है, ना उनके पास उर्वरक है, ना बीज है। ये हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। मोदी जी इस नारे पे आए थे 2014। यानी हमारे पास ज़मीन है, बीज डालने के लिए पैसा नहीं। इससे घटिया हरकत नहीं हो सकती। मोदी जी 2012 के मुर्गी पैदा करने के लिए अंडा ही नहीं है। जी हाँ। तो 2012 में मोदी जी कहते थे 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 2014 के अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, और आज देश में 24 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं मोदी जी के आने के बाद। तो देश में 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। पूरा देश जो है भुक्कड़ों का गणतंत्र बना दिया है, और इस देश में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं जो पैदा किए बिना जो है प्रॉस्परस हो रहे हैं, जिनको पैसा मिल रहा है। सारे बैंकों का पैसा किसको मिलेगा? वो अडानी अंबानी को मिलेगा। सारी सरकारी कंपनी कौन खरीदेगा? अडानी अंबानी खरीदेगा। सारे जो है NCLT हुई या सुप्रीम कोर्ट हुई, वो किसकी मदद करेगी? वो अडानी अंबानी की मदद करेगी। तो 2 लोगों के मुकाबले जो है 85 करोड़ लोगों को हमने भुखमरी के कगार पर ला दिया है। और जब वो लोग जो है रोजगार, बेरोजगारी, अपने उचित मूल्य, और सब वो भी बहुत ढीठ होकर के कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। क्या मतलब? वो जो गुर्बत को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, क्या है? अभी आपने देखा योगी जी ने पोस्टर लगाए यूपी में, उत्तर प्रदेश नंबर 1, और उन्होंने कहा कि हमने 15 करोड़ 61 लाख लोगों को 5 किलो अनाज रोज दिया। यानी 22 करोड़ जिस राज्य की आबादी है उसमें अगर आप 15.61% मान लीजिए, तकरीबन जो है 75% लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, यानी इतने लोग वहाँ भूखे रहे हैं। यानी सिर्फ 25% लोग हैं जो पेट भर के खा सकते हैं। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। और ये उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1। यानी ऐसी है जैसे उगांडा का, या आप कहें और किसी देश का, जो सोमालिया का राष्ट्रपति कहे कि हमारे देश में हम जो है 90% लोगों को यूनेस्को जो फंड देता है या यूनिसेफ से जो पैसा आता है वो हम उनको दे के जिंदा रखे हुए हैं। यानी भिखमंगे होने में भी एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जो आपने ठीक कहा। ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए, एक फैमिली में अगर 4 लोग हों और 3 लोगों के पास खाना ना हो, और वो एक आदमी किसी भी तरह से अपना पेट काट करके उनका पेट भर रहा हो, तो ये घर कैसे, ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कहाँ जाएगा? क्या कुछ होगा? तो अब मैं आपसे ये और समझना चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलन अब आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा, क्या कुछ करेगा? वेस्ट बंगाल में तो उसने जो कुछ करना था करके दिखा दिया। अब आगे क्या बीजेपी इलेक्शन हारने के लिए
तैयार हो चुकी है या इसमें कोई तिगड़म निकाल के लाएंगे? देखिए, बीजेपी हमेशा जो है तिगड़मी लोगों की पार्टी है। बीजेपी चुनाव के बाद की कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, कैसे विधायकों को खरीदा जाए, कैसे उनका सर फोड़ा जाए, कैसे उनको बरगलाया जाए, कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाए, इस बात में बड़ी सिद्धस्त पार्टी है। तो बीजेपी जो है दो तरह से चुनाव लड़ती है, एक पोस्ट इलेक्शन और एक प्री इलेक्शन। अभी हम प्री इलेक्शन स्टेज में हैं। आप देखिए कि जो मुजफ्फरनगर में अभी किसानों ने महापंचायत की और उसमें हम देखते हैं कि 40 किसानों के संगठन इकट्ठे हुए और 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हुए। यानी रैली हो रही थी मुजफ्फरनगर में और बागपत तक जो है सड़कें जाम थी। 20 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। 20 लाख हिंदुस्तान की सबसे 20 लाख बड़ी। दिल्ली में अगर आ जाए तो दिल्ली रुक जाए। दिल्ली का कोई भी जगह, कोई भी स्टेट जो है इतने सारे लोगों को सड़कों पर सहन नहीं कर सकता। लेकिन इतने लोग जुटे और 2-2 दिन पहले जाके जुट गए और निकलने में उन्हें आप देखा गया, हमने देखा 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगे, तब लोग वापस पहुंचे। तो इतनी बड़ी रैली अगर उत्तर प्रदेश में इन्होंने की है तो वहाँ किसानों ने सबसे बड़ा काम जो किया वो बीजेपी की जड़ पर कुठाराघात किया। उन्होंने सीधे कहा कि 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे। उन्होंने वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए, हर हर महादेव के नारे भी लगाए, सत श्री अकाल के भी नारे लगाए और धर्मों के नारे भी लगाए और खाप पंचायतों के भी नारे लगाए। और उन्होंने ये घोषित रूप से कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जो क्राफ्ट्समैनशिप दिखाई थी या जो दंगा भड़काने की उनकी शैली है वो दिखाई थी, तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और अब वहाँ पर जो है अजगर चौधरी चरण सिंह ने नारा दिया था, अहीर जाट गुर्जर राजपूत। उन्होंने कहा था ये अगर अजगर इकट्ठे हो जाए, ये चारों समुदाय इकट्ठे हो जाए और उसमें हम मुस्लिम भी जैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो आज समझिए कि 50% से ज़्यादा वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो गया है। अब बीजेपी क्या करना चाहती है कि इन 50 से ज़्यादा जो लोग उनके बीजेपी के खिलाफ हैं वो उनमें जो है ये चाहती है कि फूट पड़े। उसके लिए उनके पास एक मायावती है, एक अखिलेश यादव की पार्टी है, एक ओवैसी साहब हैं, एक आपको भी मैं उसी में शामिल करूंगा कि आप भी जो है एक तरह से बीजेपी की समर्थक पार्टी है और बीजेपी को उन जगह पर ही वो फायदा पहुंचाती है जहां बीजेपी सीधे कांग्रेस के मुकाबले में लड़ रही होती है। आप कहाँ चुनाव लड़ेगी? आप कहेगी जब हम गोवा में लड़ेंगे, आप कहेगी जब हम गुजरात में लड़ेंगे, आप कहेगी जब हम पंजाब में लड़ेंगे। तो इस तरह से जो है विपक्ष के वोटों को बंटवारे के लिए ये सारे दल हैं और इनको ये लोग समर्थन देते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में आप देखें कि ओवैसी को इन्होंने खड़ा किया। ओवैसी से वहाँ के बंगाल के लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ओवैसी से अपनी शर्तों पर जितना पैसा ओवैसी ने पहले दिया उससे दुगना तिगना पैसा लिया और दुगना तिगना पैसा लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमें तो इससे पैसा लेना है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें इससे पैसा कहाँ से दिया? तो उन्होंने कहा इसको पैसा बीजेपी ने दिया। तो ओवैसी खुलकर जो है इस जो यूपी के चुनाव की बिसात बिछने से पहले सबसे पहला जो नुकसान है वो ओवैसी का है, क्योंकि उसका जो है मजमा जो है उखड़ गया है और उसके बारे में पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए ही ओवैसी लगा है। ये बात सब किसान जानता है। किसान ने आज क्या किया है कि किसान आगे आ गया है फ्रंट पे और राजनीतिक दल उसके पीछे चले गए हैं। किसानों को जुड़ना, किसानों की एकता, किसानों का बीजेपी पर प्रहार करना, किसानों को आरएसएस की ये हिंदू मुसलमान में बंटवारे की जो राजनीति है उसके खिलाफ खड़ा होना एक तरह से बताता है कि अब जो है वोटर जागा है और पॉलिटिकल पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि हमें इन वोटरों के साथ, इनकी भावनाओं के साथ किस तरह न्याय करना है। आप देखेंगे अभी जो यूपी के बारे में बार बार वो आता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, तो अभी खबर आई कि जब ये महापंचायत चल रही थी कि तभी जो है बागपत में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसे पुलिस जो है उसका मेडिकल कराने के लिए सरकारी वाहन में ले जा रही थी। तो गुंडे आए, उन्होंने पुलिस पे हमला किया, लड़की को छुड़ा कर ले गए और लड़की की फिर का मर्डर कर दिया। तो यूपी में पुलिस की गाड़ी से, पुलिस की हिरासत से, पुलिस के प्रोटेक्शन से लड़की को ले जाया जाना जो बलात्कार की शिकार है। और आप समझो इस बारे में कोई भी ना तो मोदी जी का भी कोई ट्वीट करते, ना स्मृति ईरानी कोई ट्वीट करती। हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग भी है। पता चला वो कौन सी जाति से, किस बिरादरी से, किससे थी? देखिए मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता क्योंकि पीड़ित है। नहीं वो नहीं, पीड़ित तो पीड़ित है ही, लेकिन पुलिस ने इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? पुलिस की कस्टडी से वो लेकर के चले गए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, खबर तो यह है कि वो एक लड़की वहां गई दूसरे थाने में, उसने कहा जी मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसने कहा पहले तू मुझे डांस करके दिखा। तो पुलिस का जो मानसिकता है वो वर्दी में भी पुलिस जो है, मैं उसी मानसिकता को जानने के लिए और कंफर्म करने के लिए ये सवाल कर रहा था कि आखिर वो किस जाति और बिरादरी से थी जिसमें पुलिस ने इतनी लापरवाही बरती कि उसकी गाड़ी से लोग
छीन करके ले गए। उनके पास बंदूकें भी होती हैं। नहीं, पुलिस की मर्जी के बिना आप उस किसी आदमी को छुड़ा के नहीं लिया। मैं वही कह रहा हूँ, ये पुलिस की मानसिकता है। हिंदुस्तान में पुलिस जो है, आज भी एक पुरानी कहावत है जिसमें कहते हैं कि लंगूर को आप कैसे ही कपड़े पहना दो वो रहेगा लंगूर। तो ये जो पुलिस वाले हैं या जो आदमी हैं पुलिस की वर्दी पहने वाले भी, इनमें और गुंडों में कोई फर्क नहीं है। ये जो है एक साथ मिले जुले हैं, बस इनको चूंकि तनख्वाह मिलती है, इनको एक प्रेशर रहता है, तो ये जरूर भलमानस दिखाने का अभिनय करते हैं। लेकिन मेरी जीवन में आज तक मैं किसी पुलिस वाले से जिससे भी मिला हूँ, जिससे भी मेरा साहब का पड़ा है, मैंने उसको पाया कि वो भ्रष्ट है, वो जो है कानून का पालन नहीं करता, वो कानून की आड़ में ही गुंडा है। और एक नावल आता था, बड़ा फेमस हुआ था हमारे ज़माने में, वो था सुरेंद्र मोहन पाठक का वर्दी वाला गुंडा, और वो आप देखिए मेरठ में लिखा गया था, बड़ा बिकता था। तो इस तरह पुलिस की छवि है। और किसानों के साथ दिक्कत क्या हो गई है सरकार की कि पुलिस को आगे करते हैं, लेकिन किसान का बेटा ही पुलिस में है, किसान का बेटा ही पुलिस में है। इसलिए आप देखेंगे कि यूपी में जिन पुलिस वालों को भेजा गया है वो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं। तमिलनाडु का आदमी को भेजा जाएगा ताकि वो ये ना कह सके जी इसमें मेरा बाप है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है। वो वहाँ बाहर की दूसरी पुलिस फोर्स को भेजते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो बनाई गई हैं उनमें ऑल इंडिया में इस तरह का बंटवारा किया गया है कि उस प्रांत के लोग उसमें ना हो, जब उनको डिप्यूट किया जाए। कोई हमदर्दी ना रहे, जो हमदर्दी ना रहे, यानी चलाएं तो चलाएं कि वो जल्लाद की तरह काम करें। जैसे विदेशी आक्रांता आते हैं, वो दूसरों को मार देते हैं, दूसरों का कत्ल कर देते हैं। और हिंदुस्तान की पुलिस में, और मैं कहूँगा तालिबान की जो फौज है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उनकी मानसिकता एक है, वो हर एक को जो है हद दर्जे का घटिया आदमी समझते हैं, और उनके अंदर जो वैश्यानापन है वो इस सरकार ने कायम किया है। अच्छा, आपने एक बात जो कही, मैं उसके बारे में ज़रा अपने दर्शकों से बता दूं कि जो जिन पार्टियों का आपने नाम लिया कि उनके ज़रिए वोट बांटने का इंतज़ाम किया जाता है, कई नाम आपने लिए। एक नाम इनसे भी थोड़ा छोटा है, वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पार्टी होने का क्लेम करते हैं, और एक लंबे वक्त तक इलेक्शन के सीज़न में फ्रंट पेज, फुल पेज एडवर्टीजमेंट छपते हैं। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे चूँकि इस तरह की बातें कही जा सकती हैं, जाहिर है मुझे एक लंबा अरसा हो गया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हुए, मेरे जानने वाले बड़े बड़े अच्छे अखबारों में जिम्मेदार पोजीशंस में भी हैं। तो एक बार एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के एक आदमी ने बताया कि साहब उनका एक बड़ा सा बिल हो चुका था, उनसे कहा गया पैसे कहाँ से लें, तो एक बीजेपी के लीडर का घर बता दिया कि वहाँ चले जाओ और फला अपने स्टाफ की मेंबर को ले जाओ और वहाँ से पेमेंट मिल जाएगा। तो ये इस तरह से मोटी रकम ओवैसी साहब के बारे में भी कही जाती है, बहुत कुछ बताया जाता है। तो ये तो रहा एक तरह से जिसे बी टीम कहा जाता है कि ये बी टीम है और ये जिताने के लिए काम करते हैं। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं? मेरा मानना है कि बीजेपी यूपी का चुनाव नहीं जीत पाएगी। साम दाम दंड भेद, आपने वेस्ट बंगाल के बारे में भी टाइम से पहले कहा था। मैंने यही कहा था, और मेरा गट फीलिंग ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अब समझ देना चाहिए कि उनकी जो है शव यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है, और ये सरकार जो है जब ये चुनाव होंगे तो ये सरकार वहाँ पर सत्ता में वापस नहीं लौटेगी। अच्छा, इसके बाद 24 में, हालांकि इस अगले साल भी कई स्टेट्स में इलेक्शन है, क्या इसका असर लोकसभा इलेक्शन पर भी इसी तरह से बनता चला जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, वैसे तो एक कहावत है हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा रही है कि दिल्ली का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश के खेतों से होकर गुजरता है, और इस तरह का बात जो है पंडित वो हमारे चौधरी चरण सिंह थे वो हमेशा बोलते थे। और इस तरह आप समझिए कि यूपी में क्योंकि सबसे ज़्यादा 1/5 सीटें हैं, 80 सीटें वहाँ से आती हैं, तो यूपी का एक बड़ा हिस्सा जो है एक तरह से देश की राजनीति को प्रभावित करता है। तो ऐसी हालत में आप ये समझ लीजिए कि यूपी का चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो आप समझिए कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो नारा है वो वहाँ पर फेल हो जाएगा। वहाँ पर आप जैसे यूपी के बारे में देखेंगे, अयोध्या भी वही है, काशी भी वही है, मथुरा भी वही है, और गोरखनाथ पंथ के जो गुरु गोरखनाथ हैं उनका गोरखनाथ में मंदिर भी है। तो इनकी जो सारी दुकानदारी है उसका जो मेन केंद्र है वो यूपी में है। अगर यूपी में ये हार जाते हैं, और यूपी में हारने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वेस्टर्न यूपी जो है अब इनके कब्जे से बाहर निकल गया। किसान जागा है तो वेस्टर्न यूपी का किसान सबसे मजबूत किसान है। नोएडा सबसे ज़्यादा जो है यूपी के बजट में पैसा देता है, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा पैसा देता है, यानी यूपी की सारी जो आर्थिकी है
इकोनॉमिक्स है वो जो है वेस्टर्न यूपी में सिमटी हुई है। और आप ये समझिए कि और किसान तो पूरे स्टेट में है साहब, बल्कि पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में है, लेकिन अब चुनाव जब होंगे तो उसमें ये बीजेपी अगर ये मान ले कि हम 140 सीटों पे हार रहे हैं तो 360 में आपके पास 240 सीटें रह जाती हैं। और 240 सीट में जो कि किसान का आंदोलन ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अभी इसके साथ वो बेरोजगार युवा नहीं जुड़े, अभी बुक्कड़ जो जनता है वो नहीं जुड़ी, अभी महिलाएं नहीं जुड़ी। अगर वो सारे जुड़ जाएंगे तो आप समझिए ये पहला इलेक्शन होगा जो आर्थिक मुद्दों पर होगा, सामाजिक मुद्दों पर होगा, ये धर्म और जात के आधार पर नहीं होगा। और अगर धर्म और जात के आधार पर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो धर्म और जात इन दो बैसाखियों पे खड़ी है। और जब इनकी दोनों बैसाखी अगर गिर जाएंगी तो ये खुद जो है लंगड़े हैं, गिर पड़ेंगे, चल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। सोशल मीडिया पर और बहुत लंबी बात चूँकि नहीं हो सकती, कुछ और ख़ास बात अगर आपको कहनी हो तो आप आखिर में नहीं ऐड कर सकते हैं। अगली बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अब से पहले रविंद्र कुमार जी ने वेस्ट बंगाल के लिए भी कहा था कि वहां बीजेपी हारेगी, वहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों और भी उनके तमाम लीडर जुड़े हुए थे। मुसलसल दीदियों दीदी कह करके नारा लगाया जा रहा था, लेकिन क्या हाल हुआ आप सबके सामने है। अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की शव यात्रा की तैयारी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और करनाल के बाद में किसानों का रुख किस तरफ होगा वो अब से पहले ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग ज़िलों में महापंचायतें होने वाली हैं। तो ये सब अगर होगा तो इस पर अब किसी हद तक यकीन किया जा सकता है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश आसान नहीं होगा, इलेक्शन बहुत मुश्किल और सख्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।